हेलो और खुश आमदीद। ये हमारा दूसरा सेशन है जिसमें हम डिस्कस करेंगे रूमेटॉइड आर्थराइटिस। पिछले सेशन में हमने ऑस्टियोआर्थराइटिस जो कि बहुत ही कॉमन जोड़ों का प्रॉब्लम है उसके बारे में डिस्कशन की थी। तो होपफुली आज की प्रेजेंटेशन के बाद आप लोगों को बहुत बेहतरीन अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है जिसे हम गठिया वर्ण मुफासिल हम बोलते हैं, उर्दू का एक बड़ा भारी भरकम लफ्ज़ है। मगर उसमें ये होता है कि ये जो हाथों की ये जॉइंट्स हैं ये सारे के सारे डिस्ट्रॉय हो जाती हैं और डिसफिगर हो जाती हैं। तो इसे गैंठिया का भी, जिसे पंजाबी में भी कहते हैं कि गैंठिया का जो आर्थराइटिस है उसको हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस बोलते हैं। तो उस बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले थोड़ी सी डिस्कशन हो जाए कि आर्थराइटिस एक्चुअली है क्या और इसमें बुनियादी तौर पे मसले क्या होते हैं जिसकी वजह से सारी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो जैसे कि हमने पिछली वीडियो में थोड़ा सा डिस्कशन की थी, अब इंशाल्लाह इसको दोबारा थोड़ी सी रेपिटेशन है बट होपफुली यू अंडरस्टैंड दिस। एक ये नॉर्मल जॉइंट है जिसमें जो दो हड्डियों के दरमियान में एक एरिया है, उसको उसके अंदर एक दो हड्डियाँ और उसके बाद एक कुशन है जिसे हम उसको छोटी सी गद्दी भी बोल सकते हैं कि कुशन है जिसकी वजह से जॉइंट्स हैं वो मूवमेंट कर सकते हैं और उनकी जो है वो स्टेबिलिटी भी रहती है। और सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होता है आर्थराइटिस का उसमें यह है कि जो डिस्क है दरमियान में, जो दो हड्डियों के दरमियान में, उसमें प्रॉब्लम हो जाती है, या तो वो बिल्कुल घिस जाती है या एक तरफ से ख़त्म हो जाती है। और अल्टीमेटली एक्सरे में अगर आप देखें तो इस तरह की पिक्चर आपको नज़र आएगी कि ये देखें, ये पूरी जैसे ब्लैक लाइन है, स्मूथ है, बेहतरीन उसमें कंसिस्टेंसी है। मगर अगर आर्थराइटिस में होगा तो आप देखेंगे कि पूरी को पूरी ये लाइन ही डिस्ट्रॉय हो गई, ये पूरा एरिया तो ख़त्म हो चुका है। तो आर्थराइटिस किसी भी तरह का हो, अल्टीमेटली ये जो ये डिस्क है इन बिटवीन, इसको ये ख़त्म कर देता है। और जब ये डिस्ट्रॉय हो जाती है तो फिर सवियर पेन होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि उसकी वजह है कि जो हड्डियों की जो नर्व एंडिंग होती है, जहाँ पे आके नर्व्स लगती हैं, वो हड्डी पे जब हड्डी रगड़ती है तो उसमें शदीद दर्द होती है। और जब दर्द होती है, दर्द उसी वक्त होती है जब उसमें इन्फ्लेमेशन हो। और इन्फ्लेमेशन का मतलब ये है कि उसमें सोजिश है। जब सोजिश होगी तो उसमें स्वेलिंग आनी शुरू हो जाएगी। अब जब स्वेलिंग आएगी तो उसके बाद उसमें रिस्ट्रिक्शन है, मूवमेंट नहीं हो सकती, आप जो अपने काम कर सकते हैं रोज़ाना के वो काम नहीं हो सकते। तो इसलिए एक जो है वो एक बड़ा अजीब सा मसला शुरू हो जाता है। और उसमें सबसे एक बड़ा जो इशू होता है वो ये होता है कि सुबह सुबह आप जब उठते हैं तो पूरे के पूरे जकड़े होते हैं, आपके जॉइंट्स जो हैं वो काम नहीं कर सकते। इट टेक्स मे बी हाफ एन आवर टू एन आवर, 1 घंटा 1.5 घंटा लगता है कि आप अपनी रूटीन में वापस आ सकें। तो ये मॉर्निंग स्टिफनेस एक बहुत बड़ा इशू है। और कुछ लोगों को इसमें कई दफ़ा फीवरिश सा महसूस होना शुरू हो जाता है और ज़िंदगी जो है ना वो एक तरह से जैसे बंदा जकड़ जाता है कि ना आगे जोगा ना पीछे जोगा, काम कार कर नहीं सकता। ये सारी सिलसिले जो है ना वो एक वो बड़ी ही जो ट्रबलसम सिचुएशन में बंदा आ जाता है। तो ये जो है हमने डिस्कशन की थी, जो सबसे जो इम्पोर्टेंट है ऑस्टियोआर्थराइटिस है, बहुत सारे लोगों को है। आप जैसे जैसे बूढ़े होंगे तो ये तो हो ही नहीं सकता कि आपको आर्थराइटिस ना हो। उसमें एक ही सूरत है, जैसे थोड़ा सा हमने मेंशन किया था, अगर आपने अपने वेट को बेहतरीन कंट्रोल कर लिया और आपने जो मसल्स हैं जिनकी वजह से जॉइंट जो है वो अच्छे रहते हैं, उसका कैप्सूल अच्छा रहता है, जो मसल लीडिंग टू और अवे फ्रॉम, मतलब ये कि जैसे अगर आप नी है तो नी के ऊपर वाले जो थाई के मसल्स हैं और नीचे टांग वाले मसल्स, अगर वो स्ट्रांग रहेंगे, आपका कैप्सूल जो है वो जो सराउंडिंग दी जॉइंट है वो स्ट्रांग रहेगा, तो उससे ये बेनिफिट हो सकता है, आप इसको बड़ी हद तक डिले कर सकते हैं। बट अल्टीमेटली जो है वो बहुत सारे मेजॉरिटी लोग जो हैं उनको ये आर्थराइटिस डेवलप हो ही जाता है। तो उसमें जो है उसको कोशिश ये करनी चाहिए कि इसकी जो ऑनसेट है, इसकी जो आमद है, उसको हम डिले से डिले कर सकें। तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक बहुत ही बड़ा मसला है। मोस्टली ये कंजेनिटल भी है, मगर इसकी हम वजूहात के बारे में डिस्कस करेंगे। तो उसकी हमने जैसे सिम्टम्स हैं, पेन है, स्वेलिंग है, स्टिफनेस है, रिस्ट्रिक्शन ऑफ मूवमेंट्स है, वो सारी की सारी जैसे हमने पहले डिस्कस किया एक बहुत बड़ा इशू है। तो उसके बाद इसकी वजह क्या है, तो गैंठिया का जो आर्थराइटिस उसकी वजह क्या है। तो पहले तो समझने की ज़रूरत है कि ये जो है मोस्टली स्मॉल और मीडियम साइज जॉइंट्स को
मोस्टली अफेक्ट करता है। वैसे तो किसी भी जॉइंट को रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो है वो कर सकता है। जैसे ये जो है आपकी उंगलियां हैं, इनके जो जॉइंट्स हैं उनको भी अफेक्ट करता है। रिस्ट है, इसी तरह बड़े जॉइंट्स को भी अफेक्ट करता है, पर मोस्टली स्मॉल और मीडियम साइज जॉइंट्स को बड़ी बुरी तरह ये अफेक्ट करता है। तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस की वजूहात क्या है? सबसे बड़ी वजह है कि अगर आपके पेरेंट्स में किसी को रूमेटॉइड आर्थराइटिस है तो मोस्ट लाइकली ये आपको भी डेवलप होगा। जिस तरह कॉर्नी डिजीज है और मौरूसी जो प्रॉब्लम्स हैं, इसी तरह आर्थराइटिस जो है वो बड़ी हद तक रन्स इन द फैमिली। अगर आपके पेरेंट्स में, स्पेशली अगर आपकी मदर को है, तो मोस्ट लाइकली आपको भी उसमें डेवलपमेंट होगी। तो उसकी एक अब हमने अंडरस्टैंड करना है कि इसकी बुनियादी वजह क्या है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो गैंठिया है, इसको हम कहते हैं ऑटो इम्यून डिजीज। पहले तो ये समझना है कि इम्यून सिस्टम है क्या, फिर उसके बाद देखना ऑटो इम्यून क्या चीज़ है। इम्यून सिस्टम ये है कि ये एक कुदरत की एक बहुत ही ख़ास हमें तोहफा दिया गया है कि वो डिफेंस मैकेनिज्म जो है हमें दिया गया है। जैसे कि आप कोई भी वायरस है, कोई भी बैक्टीरिया है, जब भी आपकी बॉडी के अंदर दाखिल होता है तो उसकी डिफरेंट स्टेजेस होती हैं उसकी मुदाफ़ियत की। अगर तो मुंह के रास्ते दाखिल हो रहा है तो फिर स्टमक का जो एसिड है 99.9% ऑफ द टाइम वो जो है उसको पकड़ लेता है और डिस्ट्रॉय कर देता है। इसी तरह नाक के अंदर जो है छोटे छोटे बाल हैं, इसी तरह वो म्यूकोजा है जो कि लाइनिंग जो नोज़ के उसको कवर करता है, और इसी तरह बाकी जो है वो पोर्टल ऑफ एंट्री, वहाँ पे भी डिफेंस मैकेनिज्म। ये तो पहला डिफेंस मैकेनिज्म हो गया। अब उसके बाद जब ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है तो उसके बाद एक इमीडिएट रिएक्शन होता है कि जो हमारी एंटीबॉडीज़ हैं, हमारे जैसे लिम्फ नोड है, लिवर है और जिगर जिसे हम बोलते हैं वो है, और बोन मैरो है, वहाँ से एक जो वाइट सेल्स हैं वो निकलते हैं और वो फौरी तौर पे जो एक एंटीबॉडीज़ जो है वो डेवलप होना शुरू हो जाती है। अगर आपको पहले एक्सपोजर हो चुका है तो वो इम्यूनिटी की वजह से वो जो एंटीबॉडीज़ अगर पहले डेवलप हो चुकी हैं वो उसको बैक्टीरिया को पकड़ लेती है और उसको काबू कर लेती है। अगर उनकी मिकदार जो है वो बहुत ज़्यादा है, जैसे आजकल कोरोना वायरस का बहुत बड़ा इशू है, तो कोरोना वायरस में मोस्ट ऑफ द टाइम अगर हमने पहले कोरोना वायरस को इस तरह हमने देखा ही नहीं है, ये वायरस पहली दफ़ा जो हमारे जिस्मों में जा रहा है, तो उस वजह से बॉडी कई दफ़ा बॉडी को समझ नहीं आती कि इसको रिएक्ट कैसे करना है और वो ओवर रिएक्शन हो जाता है। जब ओवर रिएक्शन होता है तो आपको पता है कि जब दो बंदे किसी जगह लड़ रहे हो तो ये सवाल ही पैदा नहीं होता है कि जो इर्द गिर्द का एरिया वो अफेक्ट ना हो। तो जैसे दो भैंसों की लड़ाई में बेचारे छोटे छोटे जो जानवर हैं ये वो तो बिल्कुल ही पिस जाते हैं ना। इसी तरह अगर आप देखें तो लड़ाई तो हो रही है, एक जो एंटीजन है या पैथोजन जिसे हम बोलते हैं कि वो ऑर्गेनिज्म बॉडी के अंदर गया है, आगे से डिफेंस मैकेनिज्म उसे पकड़ा है और खूब अच्छी तरह आपस में लड़ाई हो रही है। मगर उस लड़ाई के जो सेकेंडरी इफेक्ट्स हैं वो ये है कि इन्फ्लेमेशन होती है। इन्फ्लेमेशन जो है उससे आपको कैटेकोलमीज हम बोलते हैं वो रिलीज होते हैं बड़ी शदीद, बड़ी कसीर मिकदार में, और वो बॉडी में ऐसी तैसी वो करके रख देते हैं पूरे सिस्टम की। उसी वजह से आपको फीवर भी होता है, उसी वजह से आप यू फील रियली यकी और तबीयत ख़राब हो जाती है, कई दफ़ा वॉमिटिंग, डायरिया और इस तरह की सारी कंडीशन हो जाती हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन कि किस जगह पे ये इफेक्ट हो रहा है उस जगह पे वो उसका जो है वो रिएक्शन का असर होता है। जैसे कोरोना वायरस जो है वो लंग्स को ज़्यादा इस वक्त अफेक्ट कर रहा है, आप ब्रीथ नहीं कर सकते, आपकी ऑक्सीजन सैचुरेशन बड़ी हद तक डाउन हो जाती है। इसी तरह जो इम्यूनिटी का रिएक्शन है अगर गट में है तो उसमें वॉमिटिंग होती है और या डायरिया होना शुरू हो जाता है और दूसरे अफेक्ट्स होते हैं। तो कई दफ़ा ऐसा होता है कि जब वो रिएक्शन ख़त्म हो जाता है, आपकी इम्यूनिटी डेवलप होगी तो ये बिल्कुल सुकून आ जाता है और वो आपका जो डिफेंस सिस्टम है वो बिल्कुल आराम से नींद में चला जाता है। मगर अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से ये होता है कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो है उसकी तरफ आते हैं, उसमें ये है कि ये ऑटो इम्यूनिटी होती है कि बॉडी के जो अपना डिफेंस मैकेनिज्म है वो अपने ही टिश्यूज़ के खिलाफ काम करना शुरू हो जाता है। तो जो इसके जो ऑटो इम्यूनिटी है जिसे हम ऑटो इम्यूनिटी बोलते हैं वो रूमेटॉइड आर्थराइटिस की वो जो जितनी वो डिस्क है, जैसे कि हमने पहले उसको डिस्कस किया है कि जो बिटवीन टू टिश्यूज़ हैं, अगर आप इसको देखें तो ये जो है इसके अगेंस्ट काम करना शुरू कर देती है, इसको आहिस्ता 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 च्यू करना, जिसे कहते हैं कि निबल्स, और निगलना शुरू कर देती है और अल्टीमेटली ये होता है कि उसको कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर देती है। जब कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय करती है तो उसके बाद उसका जो है वो एक बहुत बड़ा
प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। क्या होता है कि पहले स्वेलिंग होती है, अर्थराइटिस आप वो कर नहीं सकते, उसके बाद अल्टीमेटली उसमें फाइब्रोसिस होना शुरू हो जाता है। जैसे कि आप अगर आपको कट लगे, कोई ज़ख्म आ जाए, तो वो ज़ख्म जब हील करता है तो उसके ऊपर स्कार एक बन जाता है। तो इसी तरह जो साइनोवियल जो है कैविटी है उसमें, और जो उसके बाद उसके जो कुशन है वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाता है, और उसको वो फाइब्रोसिस हो जाता है, और अल्टीमेटली जॉइंट जो फिक्स हो जाता है और डिसफिगर हो जाता है। कई दफ़ा आप देखें उंगलियां मुड़ी होती है, जैसे कभी हम थोड़ी देर तक इसको देखेंगे। तो आप देखें कि जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस में क्या होता है कि अगर देखें तो ये बहुत सारी डिफॉर्मिटीज़ हो जाती हैं। जैसे अंगूठा ऐसे मुड़ जाता है, जैसे हाथ ऐसे मुड़ जाते हैं, हम उसे जैसे अल्लर ये डेविएशन बोलते हैं, कि पूरे का पूरा पंजा जो है वो अंदर की तरफ मुड़ गया है। इसी तरह स्वान नेक डिफॉर्मिटी बन जाती है, तो जैसे बगले की वो गर्दन सी होती है, तो इस तरह करके तो ये जी काइंड ऑफ जैसे जेड हमारा होता है उसी तरह की जी डिफॉर्मिटी बन जाती है। तो ये क्लासिकल है रूमेटॉइड आर्थराइटिस में, और इसमें अनफॉर्चुनेटली अल्टीमेटली इट डेवलप्स। अगर आप इसको शुरू में पकड़ लें तो जो गैंठिया है और ये जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, मोस्ट लाइकली इसको आप उसको डिले कर सकते हैं और ज़िंदगी बड़ी हद तक आसान भी हो सकती है। मगर अगर आपने इसको कंट्रोल ना किया तो अल्टीमेटली ये आपको बहुत ज़्यादा इसका नुकसान होगा। अब देखते हैं कि इसके डिफरेंट स्टेजेस क्या हैं। जैसे हमने इसको देखा, ये देखें साइनोवियल जो है वो जॉइंट है, उसके बाद उसमें देखें कि बेहतरीन है जो ब्लू कलर है, इट रिप्रेजेंट्स के इट्स नॉर्मल। उसके बाद दूसरी स्टेज जो है उसमें थोड़ी थोड़ी अब नॉर्मलिटी आप देखेंगे होती है। उसके बाद तीसरी स्टेज में ये एक रेड टिश्यू बन जाता है, फिर उसमें फाइब्रोसिस हो जाता है, और अल्टीमेटली ये जॉइंट है वो टोटली डिस्ट्रॉय हो चुका है। जब जॉइंट डिस्ट्रॉय हो चुका है तो अब उसमें आप क्या करेंगे? अल्टीमेटली तो ये कि जितना भी आप उसको कर लें, तो अगर फाइब्रोसिस डेवलप हो गया तो आपकी वो एक्शन तो बड़ा मुश्किल है। तो उसमें तो एक सूरत ये हो सकती है कि आप डिसफिगरमेंट को बचा लें, मतलब ये कि उसकी जो फिंगर्स हैं या पैर हैं या दूसरे जो जॉइंट्स हैं, अगर आप सर्जरी भी करनी पड़ती तो सर्जरी बड़ी रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी होती है, जिसमें उसको हम उसको बचा सकें ताकि वो चले, एक तरह से बंदा चल तो सके ना, कोई ये ना हो कि इम्बैलेंस होकर गिर जाए मजीद। तो ये इसको बहुत ज़रूरी है कि इसको समझा जाए कि ये क्यों होता है। तो उसके बाद हमने ये सोचा कि आपको थोड़ा सा प्लांट बेस्ड जो है वो डाइट्स उसके बारे में थोड़ा सा बताया जाए कि कौन कौन सी चीज़ें इसमें अफेक्टिव है। लकीली खुशकिस्मती ये है कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में, इवन चाइना में रहने वाले लोग जो हैं उनको ये बड़े हम लोग लकी हैं कि हमारे पास बहुत सारी चीज़ें जो सदियों से जनरेशन से चली आ रही हैं वो हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकती हैं। जैसे हम लोग जिंजर जो है वो अदरक खाते हैं, लहसुन खाते हैं, हल्दी हमारे मतलब करीज में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है जो खाने पीने में, तो एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। ये सारी की सारी चीज़ें हम इसे कहते हैं एंटी इन्फ्लेमेटोरी, मीनिंग मतलब ये कि इन्फ्लेमेशन के ये ख़िलाफ़ होती हैं। तो उसमें थोड़ा थोड़ा हमें बेनिफिट मिलता रहता है ओवर द ईयर्स। जो कि हमारी मिर्चों का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही ज़्यादा है, जो कि पंजाब में तो स्पेशली ऐसा है कि बहुत ज़्यादा मिर्चें, जितनी ज़्यादा मिर्चें उतने ज़्यादा पसीने आ रहे होते हैं, वो बहुत ज़्यादा जैसे माथे पे खाते हुए। तो वो हालांकि मिर्चों का ऐसा कोई इतना बेनिफिट नहीं, एक्सेप्ट मे बी सम विटामिन सी उसमें है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट जो है वो एक्चुअल बेनिफिट जो है वो देखें, उसमें ज़ीरा है, हम लोग कलवंजी का पहले जिक्र कर चुके हैं, वो भी है। इस तरह अदरक है, लेमन है, आप देख रहे हैं एवोकाडोज हैं, हम लोग हालांकि एवोकाडोज कम मिलते हैं वो लोग खाते भी हैं। उसके बाद ब्रोकली है जिसे हम स्पिनच कहते हैं, और हमारे वो साग है, मेथी है, इसी तरह मुख्तलिफ सारी चीज़ें हैं, तो उसमें बेनिफिट हो सकता है। तो आप देखें कि जी बहुत सारी चीज़ें जो है वो गरीब आदमी जो है वो अफोर्ड कर सकता है। अगर ये ना होता तो बेनिफिट सिर्फ अमीरों को होता, मगर ये कि अमीर मोस्टली बेचारे वो गोश्त शोश्त खाते हैं, उसमें वो एक्चुअली इतना मतलब फ़ायदा नहीं जिस तरह के मेडिसिन जो वेजिटेबल में है। तो वेजिटेबल्स अल्लाह की बड़ी ख़ास नेमत है। आप देखें कि इसमें मोस्टली वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट हैं, बेरीज हैं, वो सारे का सारा सिलसिला है। इसको गनीमत समझना चाहिए। तो उसके बाद हमारे पास ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या है? उसके बाद ट्रीटमेंट ऑप्शन ये कि आप जो है अगर आपको सवियर एक्यूट आर्थराइटिस का इशू हुआ है तो उसमें बहुत सारी डिफरेंट ऑप्शन है। एक तो एक कोल्ड अगर स्पॉन्जेस लेके आप उसको करें 15 से 20 मिनट, 15 मिनट करें, उसके बाद छोड़ दें और उसके बाद दोबारा करें, तो तकरीबन 30 मिनट्स अगर करें तो उससे काफ़ी ज़्यादा उसको जॉइंट्स को सुकून मिल सकता है। इसी तरह आप अगर हीट है तो हीट पैक्स रख सकते हैं।
तो जैसे हीट पैक्स को आपने रखना है, उसका भी बेनिफिट हो सकता है। मगर इसको आप, अगर आपको ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई है या बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हद तक डायबिटिक हैं और इवन प्रेगनेंसी में, तो इससे बचना चाहिए, क्योंकि वजह ये कि वो जो है उसमें बजाय फ़ायदे के नुकसान ही हो सकता है। और इसके अलावा डिफरेंट अगर ऑप्शंस हैं, जैसे कुछ लोग कहते हैं मैग्नेट्स हैं, अगर आप वो कई दफ़ा कड़े शड़े पहने होते हैं मैग्नेट्स वाले, या दूसरे रिंग्स पहनी होती हैं, उससे भी थोड़ा सा ऑस्टियोआर्थराइटिस में फ़ायदा है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में ऐसा कोई डेटा इतना या साइंटिफिक अभी ऑब्जर्वेशन है नहीं। उसके बाद एरोमा थेरेपी है, एक्वापंक्चर है। मगर एक चीज़ जो है वो बहुत मस्ट है, फिजिकल थेरेपी। आपने चलते फिरते रहना। अगर आप चलें फिरेंगे नहीं, अगर आप जुड़ के बैठ गए, तो यकीन करें जॉइंट्स तो आपके ख़त्म हो गए, फिर आपके जॉइंट्स जुड़ जाएंगे। चाहे आप हेल्दी बंदे को पकड़ के उसको बेड पे डाल दें, उसको रस्सी से बांध के हिले ना, तो यकीन करें 2-3 हफ्ते के बाद बंदा चलने के काबिल नहीं रहेगा। तो जैसे कहते हैं हरकत में बरकत है, तो आपने मूवमेंट को करते रहना। अगर आप जो वेट बेरिंग मूवमेंट्स हैं, जैसे आप खुद से नहीं चल सकते, तो अगर स्टेशनरी साइकिल है, जैसे वो खड़ी होती साइकिल, उसमें आप उसको मूवमेंट करते रहें, तो उससे आपकी जॉइंट्स है ना वो ठीक रहेंगे। ऑब्वियसली अगर सीवियर एक्यूट पेन है तो उसमें आपको बेहतर है, कई दफ़ा हम जॉइंट में टीका भी लगा देते हैं स्टीरॉयड का, उससे भी इमीडिएट बेनिफिट होता है। और वो जो है उसके बाद आपने ये कोशिश ये करनी है कि आप उसको चलाएं फिरें, जो जॉइंट्स को चलें, ताकि मूवमेंट से जो है सिनोवियल फ्लूइड जो है वो उसमें थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट आ जाएगी। उसके बाद स्विमिंग करें, या हमारे जो मसाज है आप उसको मसाज भी कर सकते हैं, तो उससे इंशाल्लाह एक बहुत अच्छा आपको बेनिफिट मिल जाएगा। वाइटामिन कौन कौन से चाहिए? आप मल्टी वाइटामिन जो है आर्थराइटिस के पेशेंट वो तो ज़रूर ले लेना एक रोज़ाना की, कोई उसमें हर्ज नहीं है। उसमें फॉलिक एसिड है, वाइटामिन डी है, वो वाइटामिन डी मस्ट है। स्पेशली आजकल एक रवाज से चला हुआ, हम लोग बाहर तो निकलना पसंद नहीं करते ना, हम लोग चलना फिरना, तो वो उससे वाइटामिन डी की कमी बहुत सारे लोगों के। तो वाइटामिन डी अगर मल्टी वाइटामिन ले लें या वाइटामिन डी इटसेल्फ ले लें, तो एक टैबलेट जो है वो ले लें रोज़ाना, 6 से 8 हफ्ते में आपकी वाइटामिन डी की कमी पूरी हो जाएगी। मगर वाइटामिन डी को वाइटामिन D3 जो कि एक्चुअल इफेक्टिव है, उसके लिए करने के लिए धूप का लगना ज़रूरी है। अगर आप धूप में नहीं जाएंगे, आजकल तो जून जुलाई में उससे बहुत ज़्यादा गर्मी से तो बचे, ये ना हो कि वाइटामिन डी लेते लेते मतलब हीट स्ट्रोक या सन स्ट्रोक ही हो जाए, तो उससे भी बचना ज़रूरी है। सुबह के वक्त चले जाएँ या शाम के वक्त आधा पौना घंटा जो है, उससे थोड़ा सा स्किन को बेहतरी हो जाए। उसके बाद आपने देखना है कि उसके बाद जैसे ओमेगा जो फ़िश ऑयल है वो भी आजकल तो बड़े अच्छे अच्छे कैप्सूल ही मिल जाते हैं, और आप जो है वो उसको ज़रूर लें। और उससे जो है सप्लीमेंट जो है जितने भी अच्छे हैं, विटामिन ई है, डी है, सी है, वो सारे के सारे लें। और विटामिन सी के लिए भी आपको बहुत तरद्दुद की ज़रूरत नहीं है, किनो है, और जितने भी ये सिट्रस फ्रूट हैं सारे, इसमें मतलब आपको बेनिफिट हो सकता है। उसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो डिजीज़ मॉडिफाइंग एजेंट्स है। जैसे मैंने पहले बताया कि ये इम्यूनिटी के ख़िलाफ़ है। अगर आपकी ऑटो इम्यूनिटी डेवलप हो चुकी है और आपको एक मसला शुरू हो चुका है, तो ये मेडिसिन जो है ये सिर्फ डॉक्टर्स की सुपरविजन में ही आप ले सकते हैं, क्योंकि अगर आप इसको उसके बगैर लेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी। और उसमें ये होगा कि कई दफ़ा साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो मैं क्विकली इसको मेंशन कर दूँ ताकि समझ। उसमें ये है कि नॉन स्टीरॉइड्स हैं, जैसे लीव है, आइबुप्रोफेन आप ले सकते हैं, स्टीरॉइड्स भी ले सकते हैं। उसके बाद 2 तरह की जो मेडिसिन है ना, जैसे हम उसे मीथोट्रेक्सेट बोलते हैं और जेनेस्काइनेज है, ये क्लास ऑफ मेडिसिन है मुख्तलिफ। ये जो है इससे थोड़ा सा ये होता है कि आपकी जो है वो हम प्रोग्रेशन है जो डिजीज़ का उसको हम रोक सकते हैं। तो मगर ये इसके लिए सारे डॉक्टर्स की प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत है, और इसमें आपको रूमाटोलॉजिस्ट जो है, जो ऑर्थोपेडिक सर्जन या रूमाटोलॉजिस्ट जो कि इस फील्ड के स्पेशलिस्ट, आप उनको देखना चाहिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। प्लीज़ अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर भी करें ताकि ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो सके। थैंक यू सो मच। जज़ाकुमुल्लाह।